Hello everyone, I welcome you all to our very first one shot of our CSEET पेपर कौन सा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर बेटा कितने नंबर का पेपर आएगा? 30 नंबर का पेपर आएगा। कैसे आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। नेगेटिव मार्किंग आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इन सब की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं मैं कौन। मैं हूं अंकित मुंदड़ा और मैं आपको इस करंट अफेयर के एकदम तड़कते भड़कते सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। बहुत मजा आएगा बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ने में, क्योंकि काफी सारी चीजें शायद तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन उनकी डिटेल्स कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए, ये जो हमारा सिलेबस है ना, हमारे आईसीएसआई ने बोला है कि भाई 5 मेजर हेड्स इसके अंदर पढ़ने हैं। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल अफेयर के बारे में पढ़ना है, जिसका इनफैक्ट मैं आज पहला लेक्चर लेके आया हुआ हूं। तीसरा पॉलिटिकल अफेयर वगैरह पढ़ोगे, बिजनेस इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे। ये सारे मिला के 5 मेजर हेड के अंदर आप लोग अपने करंट अफेयर को पढ़ोगे। सर इसके बाहर से सवाल आ सकता है क्या? नहीं बेटा, ऐसे यहां पे बहुत एकदम फोकस रहता है कि सवाल जो पूछेंगे इसके अंदर से पूछेंगे, लेकिन ये अपने आप में एक ओशन है, इसमें भी इतने सवाल आ सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है? सीएसईईटी के लिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए मेजर अपने को 3 चीजों को फोकस करना है। क्या क्या? सबसे पहली चीज, सर आईसीएसआई ने रेफरेंस रीडिंग मटेरियल दे रखा है, तो ये तो करके जाना ही है। यहीं से 30 में से आप 20 नंबर ले आओगे। जी हां, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल को अगर हमने एक बार मेरे साथ पढ़ लो, एक बार अपने आप और कर लो, और एग्जाम से ठीक पहले एक बार मैराथन और देख लो, यहां पे 20 नंबर यहीं पे आ जाते हैं। उसके अलावा आईसीएसआई बुलेटिन्स निकालता है, मंथली बुलेटिन्स। तो इन बुलेटिन्स के अंदर से भी सवाल आते हैं, इनके टॉपिक्स में से वो भी मैं ही आपको लेके जाऊंगा, वो भी मैं ही आपको करवाने वाला हूं। इसके अलावा तीसरा कि सर आपका सीएसईटी नवंबर 23 वाला अटेम्प्ट कब है? 4 नवंबर को है। ये वीडियो किसके लिए? 4 नवंबर वाले सीएसईटी एग्जाम के लिए है। तो इसके लिए करंट अफेयर कब तक के पढ़ने हैं? 4 अक्टूबर तक के जो भी करंट अफेयर है वो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे सीएसईटी करंट अफेयर्स के लिए। हमारा सेकंड टॉपिक है, ये क्या है हमारा बेटा? सेकंड टॉपिक एज पर आईसीएसआई। सेकंड टॉपिक, लेक्चर पहला ही है। क्यों सर पहले वाले को क्यों नहीं किया? यार पहले वाला थोड़ा सा बड़ा है, पहले ये वाला कर लेते हैं, यहां से भी सवाल आएंगे और इजी भी होता है। और इनफैक्ट मेजर चीजें शायद तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ भी रखी है। तो करें क्या स्टार्ट? एकदम बिगुल बजा दे। आइए 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 स्टार्ट करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, टारगेट क्या है? जो ये चैप्टर है फाइनेंशियल अफेयर, ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल अफेयर चैप्टर है, उसके अंदर आईसीएसआई क्या बोल रहा है कि सर बच्चे को बताओ आरबीआई के बारे में। सर बच्चे को ऑलरेडी पता है आरबीआई के बारे में कि आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, लेकिन और डिटेल्स भी जाननी पड़ेंगी हमको। उसके अलावा ये करंट अफेयर की चीजें आ गई कि सर आरबीआई तो चलो पुराना हो गया, 1 अप्रैल 1935 को आया था, और भी तो बैंकिंग सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो डेवलपमेंट्स के बारे में बच्चे को कैसे पता लगेगा? कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आपको यहां पे दे दी गई है। बाकी सारी कहां पे आप देखते हो? रोज सुबह 9 बजे आप लोगों को पता ही है कि मैं लेके आता हूं आपको करंट अफेयर, एवरीडे के करंट अफेयर जो हुआ है। उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में भी हम लोग काफी बात करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। प्लस आईसीआईसीआई ने कुछ सैंपल क्वेश्चन दे दिए कि भाई बच्चे को पता तो रहे हम किस तरीके के सवाल पूछते हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। सवाल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं में से आने वाला है। रेडी हो? एकदम पक्का पक्का? करें स्टार्ट। आ जाइए। पहला टॉपिक एज डिस्कस्ड क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सर हमें क्या बातें हैं ऐसी जो याद रखनी है? अब सुनो बेटा, कुछ बच्चे सीएसईटी को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सिर्फ एमसीक्यू करते जाते हैं। ये एक तरीका गलत है। क्यों यार? आपको कंटेंट पता होना चाहिए, उसके बाद चाहे आईसीएसआई कैसे भी सवाल घुमाए आप आंसर कर पाओगे। तो तरीका क्या है कि यार आप कंटेंट देखो। कंटेंट में क्या? आरबीआई जो है भारत का, आरबीआई क्या है भारत का? भाई ये है इंडिया सेंट्रल बैंक, है ना? ये क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक। सर इंडिया में एक ही सेंट्रल बैंक है क्या?
जी हां सर, एक और नाम सुना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अरे उसका नाम ही है बस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो भारत का सेंट्रल बैंक नहीं है। क्या होता है ये सेंट्रल बैंक? देखो, हर देश का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। ये बैंक क्या करता है? ये देश की मेजर मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है, ये देश का बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करेगा, ये संचालित करता है। सारे जो भी बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, वो इसके अंदर ही आते हैं। इनफैक्ट भारत में एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, वो भी सेंट्रल बैंक ही उनको रेगुलेट करता है। नोट छापने की जो पावर है वो सेंट्रल बैंक के पास है, सिवाय ₹1 के नोट को, ₹1 के नोट को छोड़ दो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट छाप सकती है। उसके अलावा जो भी नोट होंगे वो कौन छापती है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का एक गवर्नर होगा। अभी हमारे गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर है। इनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातचीत आगे करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा भारत में इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, रिसेशन में जा रही इकॉनमी, ये सारी चीजें कौन देख रहा है? सेंट्रल बैंक इन पे नजर रखता है। तो ये मोस्ट पावरफुल बैंक हो गया। सर मैं भी सेंट्रल बैंक में जाके खाता खुलवाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल बैंक है ना, रेगुलर जो कस्टमर्स होते हैं उनसे बोरोइंग लैंडिंग नहीं करता है बेटा, ये सरकारों से करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से करेगा, बाकी बैंकों से करेगा। आप और मैं सेंट्रल बैंक के, हमारा खाता खोलो, हमको क्रेडिट कार्ड दो, ये सेंट्रल बैंक के काम नहीं है। तो भारत के सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बेटा स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इसको स्थापित कैसे किया गया? सर एक कानून पास किया गया। कानून का नाम क्या? सर कानून का नाम है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। जी हां, यहां पे ऐसा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एक्ट तो 1934 का था, लेकिन भारत में हम क्या फॉलो करते हैं? सर फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। अभी बातें ये भी चल रही है कि ये फाइनेंशियल ईयर को 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कर दिया जाए, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। अभी ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। इसी वजह से जो आरबीआई एक्ट 1934 का था, उसका इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हुआ, जो 1 अप्रैल 1935 को चालू हुआ। याद रहेगी ये वाली चीज? चलो ठीक है। तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई, सबसे पहले ये सेंट्रल ऑफिस कहां खोला गया? सर जी स्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में। क्यों सर, क्यों कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया? क्योंकि उस समय हम है ना कॉलोनियल रूल में थे, है ना, ये तुम लोग को पता ही है। हम अंग्रेजों के अधीन थे और उस समय भारत में की फाइनेंशियल कैपिटल कौन हुआ करती थी? कैलकाटा, जिसको आज हम कोलकाता नाम से जानते हैं, वो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन इस कैपिटल को शिफ्ट किया गया, इस कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया। उसके बहुत सारे कारण भी थे। क्या कारण थे? कि एक तो सर कोलकाता के अंदर जो है वो लेबर मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रीज वहां पे फोकस अच्छे से नहीं कर पा रही थी। उसके अलावा दिल्ली अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकली भी काफी सिक्योर्ड एरिया में आता है। उस समय तो पाकिस्तान का पूरा एरिया भी इंडिया में था ना, तो दिल्ली एक तरीके से सेंटर बन गया था। इस वजह से दिल्ली में उसको शिफ्ट किया गया। लेकिन 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 ये हमारा नेशनल कैपिटल की बात हो रही है। आरबीआई कैलकाटा में सबसे पहला हेडक्वार्टर इसका बना, लेकिन बाद में इसको परमानेंटली इंडिया की जो नेक्स्ट फाइनेंशियल कैपिटल बनी उसमें परमानेंट मूव किया। हम नेशनल कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहे हैं। मुंबई 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, शहीद भगत सिंह मार्ग फोर्ट एरिया है मुंबई में, ठीक है। वीटी बोलते हैं, विक्टोरिया टर्मिनस या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां का रेलवे स्टेशन है। उसके पास में एक एरिया है फोर्ट, ठीक है। फोर्ट एरिया में इनका ये परमानेंट इनको यहां पे शिफ्ट किया गया। मैं भी एक बार गया हूं, यहां पे आरबीआई का एक म्यूजियम भी है बेटा, वहां पे कभी जाने का मौका मिले ना जरूर जाना, बहुत जानकारियां वहां पे मिलती है। तो पहले कैलकाटा, यानी 1 अप्रैल 1935 को कैलकाटा, लेकिन 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। सेंट्रल ऑफिस इज वेयर गवर्नर्स शिफ्ट। तो भाई साहब हमारे अभी के गवर्नर जो है वो सेंट्रल ऑफिस में बैठे हैं। कौन है हमारे गवर्नर साहब?
अभी सर हमारे गवर्नर जो है ना वो है मिस्टर शक्तिकांत दास। ठीक है, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े हमारे गवर्नर रहे हैं। डॉक्टर उर्जित पटेल हमारे गवर्नर रहे हैं, डॉक्टर रघुराम राजन हमारे गवर्नर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि आरबीआई के पहले पहले गवर्नर कौन थे? पहले, यानी जब हम ब्रिटिश रूल के आधिपत्य में थे उस समय जो पहला आरबीआई का गवर्नर लगाया गया वो कौन था? और कौन सा ऐसा हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर था जो आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है? ये दो आंसर अगर पता है ना तो वीडियो करो पॉज और मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में यहां पे बताओ कि दोनों आंसर, पहला आरबीआई के पहले पहले गवर्नर कौन, यानी 1 अप्रैल 1935 को कौन गवर्नर थे, और हमारे भारत के ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? एक हिंट दूं क्या? वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। और 1990 के टाइम पे जब देश में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया गया, उस समय बुद्धि किनकी चली थी? उस फाइनेंस मिनिस्टर की चली थी। बताइएगा मेरे को कौन है? दो ओरिजिनली पता है जब आरबीआई बना था ना ओरिजिनली तो ये प्राइवेट ओन्ड था, मतलब इसके शेयर्स किसके पास? प्राइवेट लोगों, मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के पास इसके शेयर थे। जस्ट इमेजिन, मेरे पास आरबीआई के शेयर है, मैं आरबीआई का मालिक हूं, मैं खुद नोट छापूंगा है। लेकिन ये ओरिजिनली था बेटा। बाद में क्या हुआ? सेंट्रल बैंक ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया ये शेयर, तो नेशनलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का। कब हुआ सर? हुआ 1949 में, आजादी के बाद। मतलब सर आजाद होने के बाद भी 2 साल ऐसे बीते जब आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड था। द आरबीआई बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% शेयर। फुल्ली ओन्ड का क्या मतलब हुआ यार? फुल्ली ओन्ड का मतलब हुआ कि सर 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी के पास है। किसके पास है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 100% शेयर होल्डिंग। क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद हो गई हैं? पक्का 1935 में 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ, लेकिन कानून था आरबीआई 1934 का। ओरिजिनल हेडक्वार्टर था कैलकाटा, 1937 में मूव कर दिया मुंबई को। गवर्नर हमारे जहां हेड ऑफिस है वहां पे बैठते हैं, यानी मुंबई में बैठेंगे। और ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ और केंद्र सरकार जो है उसने 100% शेयर होल्डिंग ले ली। ये बेटा याद अगर हो गए हैं तो आइए थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सर ये बचपन में पढ़ा था सर मैंने। इको जब पहली बार पढ़ी थी ना तब मैंने मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई पूछा था। ठीक है, पढ़ा था। तो सर मेन फंक्शन में क्या क्या फंक्शन? एक तो मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी मॉनेटरी पॉलिसीज ये निर्धारित करते हैं। हर 3 महीने में आरबीआई की एक कमिटी है बेटा जिसको एमपीसी बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये कमिटी को पता है जब भी हर 3 महीने में इनकी मीटिंग होती है हम एकदम भगवान को याद करने बैठ जाते हैं। क्यों कि यार ये जो है ना ये डिसाइड करेगी मेरी गाड़ी का लोन या मेरे होम का लोन जो है वो किस इंटरेस्ट रेट पे चलेगा। ये बढ़ाएंगे तो मेरा इंटरेस्ट रेट यहां पे बढ़ जाएगा, मेरे दिक्कत हो जाएगी। ये घटाएंगे मैं पार्टी कर लूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मेरी ईएमआई जो है वो कम हो गई। तो पहला काम इनका मॉनेटरी अथॉरिटी का। दूसरा रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी बैंक को ये फाइनेंशियल सिस्टम कौन हुए? ये बैंक्स हुए सर, ये बैंक्स हुए, ये एनबीएफसीज भी हुई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हुई, उनका रेगुलेटर सुपरवाइजर, उनका चौकीदार है ये। तीसरा भारत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेज भी यही करते हैं, मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो इनके पास रहता है। तो आइए पहले मॉनेटरी अथॉरिटी के बारे में देखें, ये क्या बोल रहा है कि आरबीआई का पहला फंक्शन मॉनेटरी अथॉरिटी का कि यार ये ही
फॉर्मुलेट करता है कि मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसीज ये बनाते हैं तो यही फॉर्मुलेट करते हैं। अब फॉर्मुलेट ये करेगा तो इंप्लीमेंट भी तो यही करेगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद क्योंकि हर 3 महीने में मैंने आपको बोला मॉनेटरी पॉलिसी की क्या होती है, कमिटी की मीटिंग होती है, तो ये मॉनिटर भी करते रहते हैं। उस हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है वो बदलते रहते हैं। ये किस चीज का कर रहे हैं सर? ये तीनों मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। एक बार बोल दो, प्लीज सुनो, करंट अफेयर को नंबर पूरे लाने का सबसे इजी तरीका, मैं चाहूंगा तुम्हारे 30 में से 30 आए और मेरे साथ लगे रहो, 30 में से 30 आएंगे बेटा, क्योंकि तुमको क्या करना है, मेरे साथ बोलना है। बोलना कैसे है सवाल है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करता है आरबीआई? सर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता भी है, लगाता भी है और निगरानी भी, मॉनिटर भी करता है। फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर। फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट, मॉनिटर। एक बार बोल दो, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट भी करेगा, इंप्लीमेंट भी करेगा और मॉनिटर भी करेगा। ये कैसे करता है? वाया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान, वाया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एमपीसी का नाम मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इनके थ्रू ये काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? क्यों कर रहा है ये इतनी मेहनत? क्यों हर 3 महीने में इनको ये बैठकें करनी है और क्यों ये इतनी मेहनत कर रहा है? सर ये मेहनत इसलिए कर रहा है, ऑब्जेक्टिव। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में ध्यान देना, ये शब्द होगा कि सर इनका ऑब्जेक्टिव है एक तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का, while keeping in mind ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। 2 मेजर ऑब्जेक्टिव की ग्रोथ को दिमाग में रखेगा और इसके साथ से प्राइस स्टेबल, यानी प्राइस स्टेबिलिटी, यानी ये किसकी बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है इन्फ्लेशन या रिसेशन। उसके हिसाब से ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बदलाव करते हैं, जिसकी वजह से आपके और हमारे ईएमआई जो है उनमें बदलाव आ जाता है। तो बेटा क्या 2 चीज आपको याद हो गई? एक तो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी करेगा, इंप्लीमेंट भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन उद्देश्य दिमाग में क्या रहेगा? ग्रोथ। ग्रोथ को दिमाग में रख के ये प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। फिर ये हो गया इनका मॉनेटरी अथॉरिटी। दूसरा रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। हमारे बैंक्स, एनबीएफसीज के ये रेगुलेटर हैं, ये सुपरवाइजर है। तो सर ये ही बताएंगे, ये बताएंगे ब्रॉड पैरामीटर। किसके ब्रॉड पैरामीटर बताएगा सर? ये बैंकिंग का। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि बैंक्स को भी यही रेगुलेटर है, यही सुपरवाइजर है। बैंकिंग ऑपरेशन विद इन विच द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस। तो ब्रॉड पैरामीटर में क्या आएगा? ब्रॉड पैरामीटर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्लू में कर दिया मैंने। बैंकिंग ऑपरेशंस को ये मॉनिटर करेंगे, रेगुलेटर है। और ऑब्जेक्टिव, यहां पे रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर बनने का ऑब्जेक्टिव कि सर अगर ये रहेंगे ना, अगर ये रेगुलेटर सुपरवाइजर है तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहेगा बैंकिंग सिस्टम में। आज पता है बेटा, देयर इज अ कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री है नेपाल। नेपाल में पता है क्या, अभी अभी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और उससे कुछ महीने पहले भी, इनफैक्ट आगे भी यही लग रहा है, नेपाली लोग क्या कर रहे हैं, उनको है ना वो ज्यादा से ज्यादा कैश अपने पास में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं कैश? वो भी इंडियन रुपी में या डॉलर्स में, अमेरिकन डॉलर्स में। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कम हो रहा है उनके खुद के बैंक्स में। मैंने कई लोगों से बात भी की थी, उन लोगों ने बोला कि यार हमारा बैंक पता नहीं कब है ना बैंकरप्ट हो जाए, कब है ना बैंक ही बैंकरप्ट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, कि सर वो हमारे पैसे जितने हमने जमा कराए हैं उतने डिपॉजिट नहीं, उनको वापस नहीं कर पाए। इससे पता भी लगता है कि नेपाल के अभी जो बैंक्स हैं या पाकिस्तान के अभी भी जो बैंक्स है ना, उनमें अगर आप एफडी कराओगे ना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा शानदार मिलता है। क्यों? क्योंकि बैंक को चाहिए कि लोग पैसा जमा कराएं ताकि ये आगे लोन दे सके। तो पब्लिक के कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें, वहां का सेंट्रल बैंक की पता है कमी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है उनके बैंकिंग सिस्टम पे। आरबीआई का भी ये उद्देश्य है कि जनता का कॉन्फिडेंस, आज हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, हमें टेंशन नहीं है बेटा। आरबीआई ने इनफैक्ट कॉन्फिडेंस कैसे भी दे रखा है कि सर 5 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस है। आपने किसी भी बैंक में एक खाता खुलवाया, उसमें 5 लाख रुपए तक अगर आपने जमा कराए हैं तो एक उसने अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी बना रखी है आरबीआई ने, जिसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस
क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, इसकी एक आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है हमको, मेरे को, आपको, जिसने अपने बैंक में पैसा रख रखा है। इसका प्रीमियम तो सर ये हमसे लेती ही नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम आपका बैंक पे कर रहा है बेटा, आपको नहीं करना, आपका बैंक ये प्रीमियम पे कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर बैंक हर खातेदार को, ठीक है, ये आरबीआई क्या करती है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है कि अगर बैंक डूब भी गया, अगर बैंक डूब भी गया तो 5 लाख रुपए तक तो हम आपको दे देंगे। मतलब इसका एक हैक है बेटा ये। कभी भी तुम कितने भी पैसे वाले हो जाओ, ठीक है, अभी भी हो गया आई एम श्योर, नहीं तो कितने भी पैसे वाले हो जाओ, एक बैंक के एक खाते के अंदर 5 लाख से ज्यादा हम कभी भी डिपॉजिट नहीं करेंगे, 5 लाख से ज्यादा। क्योंकि अगर बैंक डूब गया, क्योंकि अगर बैंक डूब गया तो यार हमारे इंश्योरेंस 5 लाख तक का ही है, उसके ऊपर नहीं है। आप मल्टीपल एफडीज खोल दो 5-5 लाख की, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ध्यान में रखेंगे, सिवाय एक बैंक के, एक ऐसा बैंक जिसमें आप जितना मर्जी उतना पैसा डालो, दिक्कत नहीं है। और वो बैंक कौन सा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर यहां बैठ के आप एसबीआई की तरफदारी कर रहे हो, नहीं रे नहीं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। एसबीआई में एक मस्त पंगा है। क्या मस्त पंगा है कि सर एसबीआई इज द अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, जी हां, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एसबीआई के 61.23% शेयर है। और एसबीआई अगर दिवालिया घोषित करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आपका पैसा लौटाएगी। अनलिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड कंपनी है। तो चलो, ये दूसरा काम। तीसरा, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का भंडार, यही लोग रखते हैं। और ये मैनेज कर रहे हैं, ये क्या मैनेज कर रहे हैं, एक कानून को मैनेज कर रहे हैं। कौन सा है सर ये कानून, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा नया कानून है बेटा। इससे पहले, बिफोर दिस we had the फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फेरा हुआ करता था, ठीक है, 1976 का शायद। तो पहले फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, ये तो बहुत ही ड्रेकोनियन था, ये तो डरा के रखता था, ठीक है। और लेकिन 1999 में आया फेमा, ये थोड़ा चिल पिल लेके बैठा हुआ है। तो फेमा 1999 को भी मैनेज कौन कर रहा है, आरबीआई ही मैनेज कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, यहां पे क्यों कर रहा है आरबीआई ये सारे काम, विदेशी मुद्रा वाले काम क्यों कर रहा है, क्योंकि टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। भारत में अभी आप सुन रहे होंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है थोड़ा गिर गया। हमारा एक बार है ना $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज का हमारा रिजर्व हो गया था, अभी कोई 540-30 बिलियन डॉलर का हमारा रिजर्व है। सर इतना गिर गया, अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आरबीआई रुपये की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, तुम लोग इकोनॉमिक्स के बच्चे हो बेटा, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, अगर रुपए गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, मतलब रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो आरबीआई ने क्या किया, दुनिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी, मैं बेचूंगा, ठीक है, $60 बिलियन दुनिया में बेच दिए, ठीक है, निकालो निकालो। उससे क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई बढ़ी, रुपये थोड़ा स्ट्रांग हो गया। ऐसे आरबीआई खेलता है। तो ये फेमा को भी आरबीआई मैनेज कर रहा है। चौथा 3 यहां पे हो गए फंक्शन। चौथा फंक्शन जो है वो है इशूअर ऑफ करेंसी, ये बात बताया था। डेवलपमेंट रोल पे अभी आएंगे, क्या करता है डेवलप, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, अभी इस पे भी आते हैं। तो करेंसी कौन कौन सी ये इशू करता है, इश्यूज एंड एक्सचेंजेस, या डिस्ट्रॉय करने का, तुमने नोट जला दिया फाड़ दिया, अरे अलाउड नहीं है, ठीक है। आरबीआई के पास ही ये ऑप्शन है, डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसका, पब्लिक में एडिक्वेट क्वांटिटी हो ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन इन द गुड क्वांटिटी। अभी मैंने है ना एक करंट अफेयर का जो सेशन लिया था, शायद 9 सितंबर वाला सेशन में मैंने तुमको आईसीआरआर के बारे में बताया था, ठीक है। क्या तुम लोगों को आईसीआरआर के बारे में पता है, एग्जाम्पल आईसीआरआर,
implementation and withdrawal. आईसीआरआर नहीं सर, हमने आपका वो वाला लेक्चर नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। क्या हुआ था ना, अभी अभी तुम लोग को पता है 2000 के नोट जो है ना सर्कुलेशन से निकाल लिए गए। सर वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, अगर बैंक को दोगे लीगल टेंडर है, ठीक है, लेकिन आप जनता में वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सर्कुलेशन से विड्रॉ उनको कर लिया गया है। अब क्या 2-2 हजार के नोट आरबीआई को लगा, यार इतने नोट आएंगे, इतने नोट आएंगे, तो एकदम से क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और बैंक के पास जब इतना पैसा आ जाएगा, बैंक क्या करेगा, एरा गैरा किसी को भी लोन देगा। ठीक है, बैंक का ज्यादा पैसा आएगा तो बैंक का भी सर दर्द है, अरे जल्दी जल्दी लोन बांटो, सबको क्रेडिट कार्ड दे दो, है इसको भी दे दो। ये जो देख रहा है ना, इसको भी, सर इसकी तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, अरे दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, इतना पैसा है, क्या करेंगे। तो बैंकों के पास ये एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए सीआरआर के अलावा एक 10% का आईसीआरआर भी लगा दिया कि ठीक है, एक्स्ट्रा 10% भी लगाने बैंक मेरे पास ही जमा कराओ। उससे क्या हुआ, बैंकों के पास थोड़ा पैसा कम हो गया आईसीआरआर। लेकिन फेज्ड मैनर में आरबीआई ने अभी देखा, अभी 8 तारीख को मैंने बताया था कि 9 तारीख को मैंने बताया था कि 9 तारीख को पहले बार, ठीक है, 10% में से 2.5% उड़ा लिया। फिर अभी 23 सितंबर को 2.5% उड़ा देंगे। फिर शायद 7 अक्टूबर को बाकी का 50% जो है 10% का वो उड़ा देंगे कि आईसीआरआर की अब कोई जरूरत नहीं है, ताकि एडिक्वेट क्वांटिटी रहे करेंसी की सप्लाई। फिर डेवलपमेंट रोल, भाई प्रमोशन करता है, वो तुम लोग देखते हो क्या, कई बार वो हम लोग मूवी में जाते हैं, मूवी थिएटर में जाते हैं, या कभी कभार वो केएल राहुल आता है, ठीक है, वो आरबीआई कहता है, ऐसे एड कैंपेन देखा है क्या, आरबीआई कहता है एग्जाम्पल, क्या एड कैंपेन था, आरबीआई कहता है, जानकार बनो सतर्क रहो, ऐसा करके कुछ था ना, मेरे को पता ना क्या था यार। तो ये सब में पैसा खर्च होता है, केएल राहुल फ्री में कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। या कई सारे आजकल ऐड आते हैं कि अगर पैसा अपने कार्ड से दिया वो डिडक्ट हो गया तो भी टेंशन मत लो, वो अपने आप रिवर्सल हो जाएगा, या फ्रॉड हो गया तो जल्दी से बैंक को इन्फॉर्म करो, आरबीआई कहता है, ठीक है, जानकार बनो सतर्क रहो, ऐसा करके कुछ। ये सब में पैसा लगता है यार। ये इसका डेवलपमेंट रोल है, परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव एंड देन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट। मैंने चेक दिया, अब चेक कैसे पास होगा, ये सेटलमेंट कैसे होगा कि इसके अकाउंट से पैसा कटेगा, इसके अकाउंट में पैसा जाएगा, चेक डिसऑनर हो गया, किसको चार्जेस लगेगा, ये सारा कौन मैनेज कर रहा है, ये बेटा मैनेज कर रहा है हमारा आरबीआई का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो कैसे, आइए, introduces and upgrades safe and efficient mode of payment systems in the country to meet the requirement of the public at large। ऑब्जेक्टिव क्या है साहब, कि सर पब्लिक का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट। चेक दे दिया, सबको चेक दे दिया कि लेके जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अरे नहीं फर्क पड़ेगा, आरबीआई बैंड बजा देगा, पेनल्टी लगेगी अगर डिसऑनर हो गया तो। इनफैक्ट चेक डिसऑनर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल, जी हाँ, इतना लॉ पढ़ा है। ओके, और आखिरी फंक्शन पे आ जाते हैं, रिलेटेड फंक्शन क्या है सर, एक तो केंद्र सरकार और बाकी सरकारों का भी बैंकर है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, ठीक है, परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए, सेंट्रल एंड स्टेट के लिए ये एक्ट एज देयर बैंकर टू बैंक्स भी है सर, बैंकों के लिए भी, मेंटेन बैंकिंग अकाउंट्स of all scheduled bank। RBI has 27 regional offices, most of state capital, 4 sub offices। ठीक है, दो चीजें यहां पे नंबर आया, एक तो आया कि 27 रीजनल ऑफिस है, ठीक है, 4 सब ऑफिसेस है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे को ये सारे के सारे याद करने हैं क्या, ऐसे मॉनेटरी अथॉरिटी और ये सब, नहीं बेटा, इनको 2-3 बार तू पढ़ेगा, 2-3 बार, क्योंकि आएगा तो एमसीक्यू में, मतलब केबीसी की तरह 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वहां पे सही रहेगा। आपने 2 या 3 बार इन चीजों को पढ़ लिया ना, 2 या 3 बार, तो जब वो राइट आंसर आपके सामने रहेगा तो तुम्हें ऑब्वियसली पता लग जाएगा, उसको हम गोलू करेंगे, ठीक है, गोलू खेलेंगे। आइए,
बैंकिंग, आरबीआई के बारे में हमारा काम हो गया खत्म। और अब हम बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स है, क्या क्या नए न्यूज है, आइए अपन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सटेंडिंग यूपीआई फॉर इनबाउंड ट्रेवलर्स टू इंडिया। इनबाउंड ट्रेवलर्स, अब ये क्या है? जो भारत में जो लोग आ रहे हैं, जो भारत में विदेशी लोग आ रहे हैं, जिनके पास यार कोई बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, पेमेंट वेमेंट ऑनलाइन आजकल करने में कितनी तकलीफ होती है। जस्ट इमेजिन ना, हम लोग किसी पान वाले के पास गए, पेटीएम कर दिया, ठीक है, कोई डेयरी पे दूध लेने गए, पेटीएम कर दिया, सब्जी वाले के पास गए, पेटीएम कर दिया, यहां तक कि कोई भिखारी है भाई, छुट्टे नहीं है, कोई बात नहीं, ये रहा मेरा क्यूआर, स्कैन करके कर दो। ये इतना आसान हो गया है। सोचो ना यार, विदेशी लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी कि ये क्या चल रहा है यार, हम लोग को कैश वैश लेके घूमना पड़ता है। इसीलिए इनबाउंड जो ट्रेवलर्स हैं उनके लिए भी यूपीआई फ्रॉम फेब्रुअरी 21 2023 उनके लिए भी। इनफैक्ट अभी अभी G20 समिट जो जिसमें इंडिया प्रेसिडेंट था, जो भारत में हुई थी, दिल्ली एकदम दुल्हन की तरह सजा था, वहां पर भी तुम्हें पता है क्या, जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष आए थे सबका यूपीआई के थ्रू उनका वॉलेट क्रिएट किया गया और हजार हजार रुपए उन सबके डाले गए, जस्ट टू शो द पावर कि इनबाउंड ट्रेवलर्स के लिए भी ये काम हो चुका है। तो आरबीआई हैज अनाउंस्ड, आरबीआई ने क्या अनाउंस किया है? स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी में? स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, जो 8 फरवरी 2023 की थी। ये पॉलिसी कब की थी? 8 फरवरी 2023 की। लगी कब? 21 फरवरी 2023 को, ठीक है। तो पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन है वो 8 फरवरी की डेट का है, लगी 21 फरवरी को। तो यहां पे क्या बोला गया भाई? यहां पे बोला गया कि फैसिलिटी दी गई है टू ऑल इनबाउंड ट्रेवलर, जो विदेश में से इंडिया को विजिट कर रहे हैं, टू मेक लोकल पेमेंट, यानी इंडिया में पेमेंट यूजिंग यूपीआई व्हाइल दे आर इन इंडिया। भारत में रहकर वो भी यूपीआई खेलेंगे, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम, फैसिलिटी मिली, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, 21 फरवरी से, लेकिन नोटिफिकेशन डेट कब? नोटिफिकेशन 8 फरवरी का डेट। टू स्टार्ट विथ, इट इज अवेलेबल टू ट्रेवलर्स फ्रॉम G20 कंट्रीज। G20 का अभी अभी सम्मेलन खत्म हुआ है। इनफैक्ट इसमें अभी अभी इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया गया है परमानेंट मेंबर के हिसाब से। तो आइडियली अब ये G20 नहीं, G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन ऑल्सो एडेड, ठीक है। तो आइडियली ये क्या हो गया बेटा? ये G21 कहना चाहिए G20 कंट्रीज में, और इसीलिए इनके राष्ट्र अध्यक्ष को हजार हजार रुपए वॉलेट में डाल दिया। सर वापस लिए क्या यार? अब इसकी न्यूज नहीं पता कि वापस लिए क्या या नहीं। एट सिलेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कहां पे? बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली पे डाल दिया गया है कि वो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे। कौन कौन से एयरपोर्ट है? बेंगलुरु, मुंबई एंड न्यू दिल्ली पे। धीरे धीरे इसको और बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी 3 एयरपोर्ट पे ये यूपीआई की सुविधा जो है वो इनको मिल जाएगी। फिर एलिजिबल ट्रेवलर्स वुड बी इशूड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या दिया जाएगा? कैसे होगा? सर ऑब्वियसली बात है, ऐसे हजार थोड़ी है, उनको पहले वॉलेट लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये? एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई, वॉलेट लिंक टू यूपीआई फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू द मर्चेंट आउटलेट। तो इनके इन एयरपोर्ट्स पर इनके लिए ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन वाला ये प्रीपेड वॉलेट है, लाइक अ डेबिट कार्ड। आप पहले अपने फॉरेन करेंसी में पैसा दे दो, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वॉलेट अपलोड कर दिया जाएगा, यूपीआई खेलते जाओ, ठीक है। फिर सेकेंड न्यूज जो है वो किसके बारे में है कि सर जी एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया, ठीक है, 2023 का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। कब? 13 फरवरी 2023 को फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया, ठीक है। क्या है इसके अंदर? तो आरबीआई हैज बीन कंडक्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक FLW एवर सिंस 2016। कब से मनाया जा रहा है? सिंस 2016, टू प्रोपगेट फाइनेंशियल एजुकेशन messages on the particular theme among the members of public across the country। वही है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ऐसे वीक मनाए जाते हैं। The theme selected for current year financial literacy week is good financial behavior
योर सेवियर, इस पे सवाल बेटा आ सकता है बिल्कुल। गुड फाइनेंशियल बिहेवियर इज योर सेवियर विच विल बी ऑब्जर्व 13 से 17 विल क्या है बीन ऑब्जर्व, पुरानी हो चुकी है न्यूज। 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 के बीच में ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, क्या क्या याद रखना है 13 से 17 फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। मेन किसने किया, आरबीआई ने किया, प्रोपोगेट किया गया, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के लिए लोगों को किया। थीम क्या है, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ये कुछ की पॉइंट्स कब से मना रहे हैं, 2016 से मना रहे हैं। बस इतनी सी चीजें इसमें याद रखनी है, 2 बार बोलो 3 बार बोलो, याद हो गया, याद हो गया। एग्जाम में अपन गोला करके आ जाएंगे इसके अंदर। तीसरी चीज क्या है सर, लॉन्च किया गया है उत्कर्ष 2.2, आरबीआई ऑफ इंडियाज मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क जिसको बोला गया है उत्कर्ष 2.0, दिसंबर 22, दिसंबर ये पिछले साल पे चला गया, दिसंबर 30 दिसंबर 22 की ये है बात कि सर उत्कर्ष 2.0 डाला गया है। ये है क्या, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। एमपीसी जैसे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होता है ना, क्योंकि हर 3 महीने में वो लोग चेक करते हैं, ऐसे मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी भी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज भी है। तो उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया आरबीआई ने, मीडियम स्ट्रैटेजी, टर्म स्ट्रैटेजी फॉर द पीरियड। अब इनके लिए ये पीरियड कब का है, 2023 से 25 का है। उत्कर्ष 2.0 का दिसंबर 30 को किया गया। किसने किया, हमारे अभी के हमारे जो गवर्नर साहब हैं श्री शक्तिकांत दास, जो गवर्नर है आरबीआई के। फर्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क जो उत्कर्ष था वो पिछले साल 22 उत्कर्ष 2022 है, कवरिंग कौन से पीरियड का था, 19 टू 22, जुलाई 19 में लाया गया था। जुलाई 19 में 19 से 22, फिर 23 से लेके 25 का 2.0 आ गया। It became a medium-term strategy document for guiding the bank's progress towards realization of the identified milestone. बकवास। उत्कर्ष 2.0 harnesses the strength of उत्कर्ष 2022 by retaining 6 vision। तो पुराने वाले के 6 चीजें इसने भी रिटेन की है। क्या क्या है ये 6 चीजें, retaining the 6 vision statement as well as core purpose, value and mission statement. Collectively they create strategic guiding path। तो core purpose भी सेम रखा है, values भी and mission को भी सेम रखा गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज क्या बोल रहा है कि सर लॉन्च हुआ है सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी। अरे ये भी गजब न्यूज थी भाई। दिसंबर 12 2022 डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटल रुपी, मतलब जो नोट तुम्हारे पॉकेट में पड़ा है उसका डिजिटल वर्जन। आरबीआई हैज लॉन्च पायलट्स ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC इन बोथ होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट। रिटेल मतलब हम भी आ गए, होलसेल मतलब इंटरबैंक। द पायलट इन होलसेल सेगमेंट नोन एज डिजिटल रुपी, क्या बोलते हैं होलसेल सेगमेंट वाले को, डिजिटल रुपी, ठीक है, ई रुपी, वॉज लॉन्च नवंबर 1 2022 को, विथ यूज केस बीइंग लिमिटेड टू द सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। होलसेल है यानी सेकेंडरी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने बेचने वाला जो मार्केट है उसमें सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये होलसेल है। लेकिन ये रिटेल में भी आ गया है। यूज ऑफ ई रुपी इज एक्सपेक्टेड टू मेक इंटरबैंक मार्केट मोर एफिशिएंट। सेटलमेंट इन सेंट्रल बैंक मनी वुड रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट by preempting the need of settlement guarantee infrastructure or for collateral to mitigate settlement risk। याद ही नहीं करना, लेकिन करेगा क्या सर, ये रिड्यूस करेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कैसे सर, इलेक्ट्रॉनिक है सर। आज हमारे पास नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, फट जाते हैं, गुम जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, उनकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाता है। उनको छापने में, उनको पहुंचाने में आप तक कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन डिजिटल होगा तो ये सारा पैसा खर्च नहीं होगा। द पायलट एंड रिटेल सेगमेंट, अब रिटेल में क्या किया इन्होंने, रिटेल सेगमेंट नोन एज डिजिटल रुपी रिटेल was launched on December 122 with a closed user group। अभी closed user group है, ठीक है, comprising participating customers and merchant। ONDC भी इसके अंदर है, participating customer, हर एक नहीं, अभी नहीं, सबके पास आने वाला है। यहां पर कुछ चीजें और जाननी है।
कि आरबीआई हैज आइडेंटिफाइड 8 बैंक्स, क्योंकि अभी लिमिटेड है ना बेटा, तो 8 बैंक्स फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन द रिटेल पायलट प्रोजेक्ट। कितने बैंक? 8 बैंक हैं। कौन कौन से ये बैंक है यार? ये है एसबीआई तो होगा ही होगा, आईसीआईसीआई बड़ा बैंक है, यस बैंक, आईडीएफसी। पहले इनके साथ, पहले तो 4 के साथ ही किया गया, ठीक है, फर्स्ट फेज 4 के साथ, जो अनादर फेज होगा फिर वो 4 के साथ और होगा। बाकी 4 कौन कौन से? बीओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा, इनके साथ। पहले 4 एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस एंड आईडीएफसी। एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस, आईडीएफसी। फिर बीओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक, इनके साथ टोटल 8 है। फर्स्ट फेज में 4, दूसरे फेज में 4। RBI has already rolled out pilot and retail version of CBDC e-rupee on December 122. The e-rupee in the form of digital token. क्या फॉर्म है इसका? फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन that represent legal tender. ये भी लीगल टेंडर है, यानी कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। It is being used in the same denomination. अच्छा जी, मतलब सर अभी जो हमारे पास कॉइन्स एंड नोट्स है वो ही ये डिजिटल रुपी भी उन्हीं डिनोमिनेशन में होगा। अभी किस किस के? 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 100 रुपए का सिक्का भी है, नोट भी है। उसी बीच में हमारे पास 1 रुपए का भी नोट है सर्कुलेशन में, 2 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का। खत्म, इसके ऊपर अभी नहीं है, ठीक है। तो सेम डिनोमिनेशन में ये ई रुपीज आएंगे एज द पेपर करेंसी एंड कॉइन। इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी बैंक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म किसके थ्रू? बैंक। मतलब तुमको चाहिए क्या? तुमको चाहिए तो जाओ बैंक से बात करो। ये जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज में बैंक्स लिखे हुए हैं, जाओ इनके पास, जाओ इनसे बात करो। यूजर्स विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद ई रुपी थ्रू डिजिटल वॉलेट, जैसे पेटीएम वेटीएम के वॉलेट होते हैं, ठीक है, हम यूजर्स डिजिटल वॉलेट को यूज करेंगे ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक। ट्रांजैक्शन कैन बी बोथ P2P, मैं तुमको दे रहा हूं या तुम मेरे को दे रहे हो, या P2M, ये पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है, पान वाले को दे रहे हो, सब्जी वाले को दे रहे हो, तो पर्सन टू, जैसे हमारे वॉलेट्स यूज हम कर रहे हैं वैसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीका सर, P2P भी है, P2M भी है। ई रुपी ऑफर्स फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश, सेम फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश है, लाइक सेम ट्रस्ट लेवल रहेगा, इसमें पूरा भरोसा करो, सेफ्टी है, सेटलमेंट फाइनलिटी है कि आपने पैसा दिया तो सामने वाले को मिलेगा। नोट में कैसे होता है, मैंने दिया तो सामने वाले के हाथ में आ रहा है ना, वैसे ही इसमें भी होगा ही होगा। लाइक कैश, सीबीडीसी विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। अच्छा जी, हाँ यार सही है, सेविंग बैंक में पैसा पड़ा है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसमें लेकिन अगर आपने कोई भी पैसा रखा, नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट एंड कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ मनी लाइक डिपॉजिट्स, ये आप कर सकते हो, कैन बी कन्वर्टेड टू डिपॉजिट विद बैंक। ज्यादा पड़ा है तो यार बैंक में रख दो ना, बैंक में रख दो। धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, करेंसी, फिजिकल करेंसी तो हटा ही दी जाएगी, फिजिकल करेंसी हटा दी जाएगी कि या तो बैंक में रखो पैसा, ठीक है, उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लो, लेकिन आपको जल्दी जल्दी पेमेंट करने हैं, ठीक है, तो आप ई रुपीस के तौर पर रख सकते हो। On the other steps being taken by RBI for full operational of CBDC include expanding the scope of the pilot gradually to include more banks, users and location based on feedback received during the pilots। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि यहां पे तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बड़ी हलचल आ गई होगी, सर क्या जरूरत है, आज वॉलेट में हम पैसा डालते हैं तो वही है, बैंक से वॉलेट में डाला, वॉलेट से मैं किसी को भी पेमेंट करूं चल जाएगा बेटा, लेकिन वॉलेट का पेमेंट सामने वाले को, तेरे पास पेटीएम में वॉलेट में पड़ा है पैसा, तो सामने वाले को तभी जाएगा जब उसके पास पेटीएम में होगा, है ना, फोन पे का वॉलेट है तो तभी जाएगा जब सामने वाले के पास फोन पे, तो वॉलेट का तो ये नाटक हो गया। दूसरा, सर वॉलेट नहीं करूंगा, यूपीआई कर लूंगा, है ना, तो यूपीआई में तो ये कोई है ही नहीं सर, मेरे को तो स्कैन करना है, चाहे सामने वाले के पास पेटीएम हो, फोन पे हो, कोई भी बैंक का हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यूपीआई में। लेकिन यूपीआई में पता है एक दिक्कत क्या है कि तुम्हारे बैंक से पैसा कट के उसके बैंक में जा रहा है बेटा, ये तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो गए, इसको तो ट्रेल आप देख सकते हो। कैश अगर आप देते हो, कैश में हम ये पकड़ नहीं सकते ना कि किसके पास से पैसा किधर जा रहा है, वो मेजर डिफरेंस है। यहां पे भी ई रुपी में भी ये नहीं पता लगेगा किसने पैसा दिया किसको दिया,
ठीक है, ये कोई ट्रेल नहीं रहेगी, नहीं तो बैंकिंग ट्रेल आ जाती थी। यहां पे तुमने अगर अपने बैंक से पैसा अपने ई रुपी में डाल दिया तो कोई भी पकड़ नहीं सकता कि ये पैसा तुमने किसको दिया, किसका पैसा है। मतलब तुम्हारा ई वॉलेट से कोई चोरी कर रहा है, जैसे तुम्हारा वॉलेट कोई चोरी कर सकता है, वैसे ई वॉलेट, ये ई रुपी वाला भी चोरी हो सकता है अगर तुमने सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं किया। लेकिन जस्ट इमेजिन ना, मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये कि सर मेरे को है ना एक पान वाले को है ना पैसे देने हैं किसी चीज के, जो मैं अपने पापा मम्मी को नहीं बता सकता। बेटा वॉलेट से नहीं देना, ठीक है। वो उस डिनोमिनेशन में 10 रुपए 18 रुपए ऐसे कुछ आए ना तो घर पे पिटाई हो जाएगी, ठीक है। रघुकुल पान भंडार को ये 18 रुपए दे के आए, धड़ धड़ कूट दिया, बच्चे को कूट दिया, अच्छे से कूट दिया, क्यों। लेकिन ई रुपी यहां पे तुमको बचा लेगा क्योंकि एनोनिमस है। आओ ये एक्स्ट्रा ज्ञान है कि हाउ ई रुपी इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई। तो अनलाइक यूपीआई, ई रुपी डज नॉट रिक्वायर एन इंडिविजुअल हैंडलर। जैसे जैसे ये पेटीएम, ये इंडिविजुअल हैंडलर कौन हो गया, ये इंडिविजुअल हैंडलर हो गया सर हमारा पेटीएम हो गया, ठीक है, फोन पे हो गया, एयरटेल मनी भी ऐसा है ना शायद, ऐसे और भी हैं, बैंक्स हो गए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल हैंडलर की जरूरत ही नहीं है। और बैंक्स टू प्रोसेस द पेमेंट, मतलब पहले इस बैंक के थ्रू पेमेंट ऐसे जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो ये सारे नाटक ही खत्म है क्योंकि बीच में ये इंटरमीडियरीज ही नहीं है। और अ बैंक टू प्रोसेस पेमेंट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई दिस विल मेक ई रुपी इवन मोर hassle free, fast and reliable compared to UPI. E-Rupee also comes with the perks of, भाई सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, perks of anonymity, कि आपके घर वालों को नहीं पता लगेगा कि आपने किसको पैसा दिया है। आपके घर वालों को पता नहीं चलेगा कि किसको पैसा दिया है। तो एंजॉय, इट्स जस्ट लाइक फिजिकल कैश विदाउट फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल कैश ही है, बस फिजिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है, और सब सेम है। सिमिलर टू कैश, ई रुपी डजंट लीव अ ट्रेल, कोई ट्रेल ही नहीं छोड़ता, कहां से आया कहां गया। हाँ पता है, इसका बहुत बड़ा टेंशन भी है कि आप अगर किसी ने सावधानी नहीं बरती, वही कैश वाली है, सावधानी नहीं बरती तो ये पैसा चोरी हो सकता है। Of transaction detail with the partners banks or handlers like UPI, it provides complete anonymity post with its withdrawal from the bank and thus provides greater privacy मिलेगी आपको while storing in mobile wallets and while spending thereafter। मेरे को तो लगता है बेटा वॉलेट ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वॉलेट वाले भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ये भी नहीं देता, लेकिन वॉलेट में ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाता है, इसमें ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं हो सकता। कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकता है, वो तो अभी भी है। अगर आप बैंक जाके पैसा कैश विड्रॉ करते हो तो वो तो बैंकिंग स्टेटमेंट में दिखेगा, वैसे ही आपने अपने बैंक से ई रुपी में कन्वर्ट कराया वो दिखेगा, ठीक है कि ये कन्वर्ट कराया, लेकिन कन्वर्ट करा के कहां खर्च किया है ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं, नो चार्ज फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड। अच्छा जी, वेरी नाइस। तुमको पता है जैसे मास्टर कार्ड है, वीजा है, ये पेमेंट सेटलमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे, उसका कमीशन लेते हैं, लेकिन कोई चार्ज ही नहीं है। अगर भारत का जो ये इंटरफेस है रुपे, उसको क्रेडिट कार्ड को, रुपे क्रेडिट कार्ड पे कोई चार्ज नहीं है। यूज ऑन यूपीआई फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 2000, मतलब क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन बेटा बैंक से होते हैं, है ना, कार्ड से नहीं। लेकिन रुपए क्रेडिट कार्ड से अगर आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन 2000 तक का किया तो कोई एक्स्ट्रा का कैश कार्ड का चार्ज नहीं लगेगा। अभी अगर तुम क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसा डालते हो कि मेरे क्रेडिट कार्ड की 5 लाख की लिमिट है, अभी मेरे को 5 लाख रुपए बैंक में चाहिए, क्रेडिट कार्ड से डाल दिया, बैंक उस पर चार्जेस लेगा तुमसे, ठीक है, बहुत, इनफैक्ट इंटरेस्ट पेनल्टी कई चीजें लग जाती है। लेकिन अगर रुपए क्रेडिट कार्ड से आपने 2000 तक के रुपए अपने बैंक में डाले तो उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, उसने 6 अक्टूबर 2022 को बोला, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज सेड देयर विल बी नो चार्ज फॉर रुपए क्रेडिट कार्ड
यूज ऑन यूपीआई इंटरफेस फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 2000। नहीं तो क्या होगा, बैंक से मैंने कार्ड से बैंक में पैसा डाला, उसको उस पैसे के मैंने 10 करोड़ का मेरी लिमिट है, मैंने 10 करोड़ रुपए बैंक में डाल दिया क्रेडिट कार्ड से, उसका इंटरेस्ट मिल गया, मैंने एफडी करा दी, जैसे ही पेमेंट का टाइम आया मैंने एफडी तोड़ी, वापस दे दिया, फिर करवाई, फिर दे दिया, मैं फालतू में इंटरेस्ट कमाऊंगा, ये नहीं चलेगा। अप टू 2000 रुपीज ही चार्ज फ्री है, उसके बाद चार्ज लगेगा। रुपए क्रेडिट कार्ड हैज बीन ऑपरेशनल फॉर द लास्ट 4 years and all major banks are enabled and are issuing incremental cards for both commercial and retail segment। ठीक, नेक्स्ट है आरबीआई लॉन्चेस, एक उत्कर्ष लॉन्च किया था, एक ये दक्ष। दक्ष क्या है ये, रिजर्व बैंक का एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। 6 अक्टूबर 22 को किया था, एडवांस्ड, ठीक है। RBI has been taking various initiatives in the strengthening supervision, which among other initiatives include adoption of latest data। तो इसमें क्या होगा, adoption of latest data and analytical tools as well as leveraging technology for implementing more efficient and automated work process। ठीक है, in continuation of this effort, श्री शक्तिकांत दास गवर्नर 6 अक्टूबर को लॉन्च न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव। सुपर टेक वाली इनिशिएटिव का नाम क्या है, दक्ष है, ठीक है। टेक वाली उत्कर्ष वाज नॉट टेक सेवी, ये टेक सेवी इनिशिएटिव है। रिजर्व बैंक्स एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू मेक सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रॉबस्ट। दक्ष मींस एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, तो ये भी नाम याद रखेंगे, दक्ष का मतलब एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट है, रिफ्लेक्टिंग अंडरलाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो एक याद क्या करना है, उत्कर्ष 2.0 जो 19 to 22, 23 to 25, ठीक है, 6 चीजें सेम रखी, याद करो वो वाली चीजें, ये सुपरवाइजरी के लिए है, लेकिन सुपर टेक्नो सेवी है, डिजिटल टूल्स को यूज करता है। दक्ष इज द वेब बेस्ड end-to-end workflow application through which RBI shall monitor compliance requirement in a more focused manner with the objectives of further improving the compliance culture in supervised entities like banks। बैंक्स में कितना पैसा जमा है, कितना दे दिया, सब कुछ आरबीआई को जल्दी पता लगेगा। अभी तो बैंकों को क्या होता है ना, रिपोर्ट देनी पड़ती है आरबीआई को कि आरबीआई इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये है। अब ये रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्यों, क्योंकि ये आ गया है दक्ष। आरबीआई को रियल टाइम पे पता लग जाएगा, अच्छा इतना पैसा आया, अच्छा इतना पैसा गया, पहले से। The application will also enable seamless communication, inspection planning and execution, cyber incident reporting and analysis provision of various management information system MIS report through a platform which enables anytime anywhere secure access। चलो बढ़िया, क्या क्या कर सकता है ये सर, एक तो ये कम्युनिकेशन में काम आएगा, सीमलेस इंस्पेक्शन प्लानिंग में काम आएगा, एग्जीक्यूशन, साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एनालिसिस, MIS रिपोर्ट्स, इन सब में दक्ष बड़ा एफिशिएंटली काम करेगा। 7वां क्या है, आरबीआई ने रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, RBIOS 2021। ऑम्बुड्समैन कौन होता है बेटा, आरबीआई ऑम्बुड्समैन स्कीम है ये, 2021 की पहले भी स्कीम थी, अब रिवाइज हो गई है। RBIOS 2021, 5 अगस्त 2022 को ये स्कीम है। तो आरबीआई being satisfied that it is in the public interest to do partial modification of its notification, ये नंबर dated नवंबर 12, 2021, ठीक है, 21 वाले नोटिफिकेशन को बदल के 5 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया। प्रोवाइड एन एवेन्यू फॉर कॉस्ट फ्री, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट फ्री ऑल्टरनेटिव ग्रीवियंस रिड्रेस टू कस्टमर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। अभी हुआ था बेटा, मेरा एक क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट ने क्या किया, बेवकूफी की थी या नहीं की थी, उसने एक ही बैंक के है ना, उसने 2 क्रेडिट कार्ड इश्यू करा लिए एक ही बैंक के। अब क्या पेमेंट आया, ठीक है, 4-5 लाख का पेमेंट आया, उसने बिना देखे पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट बैंक ने दूसरे वाले कार्ड में जमा करा दिया जिसमें उसने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। मतलब क्या हुआ था ना, तुम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ का बताता हूं, उस भाई के पास कार्ड ए भी था, कार्ड बी भी था, ठीक है, दोनों सेम बैंक के थे, ठीक है। इसका बिल आया था 5 लाख रुपए का, इसका बिल आया था 0, इस वाले को यूज ही नहीं किया, लेकिन
जब इसने पेमेंट किया ना तो बैंक ने हीरोगिरी क्या की, बैंक एक्सेप्टेड पेमेंट इन दिस कार्ड, इस कार्ड में पेमेंट ले लिया। तो क्या हुआ, कार्ड ए का 5 लाख बैंक बोलता है आपने चुकाए नहीं, पेनल्टी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कार्ड बी में बोलता है -5 लाख की, जाओ 5 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर लो, आपने जमा करा दी, हमने थोड़ी बोला था, आपने जमा करा दिया। मेरा क्लाइंट सर पकड़ लिया कि यार 5 लाख की यहां पे शॉपिंग करूं, ये 5 लाख गए, वहां पे 5 लाख का अभी भी भरना बाकी रह गया और पेनल्टी इंटरेस्ट, दिमाग खराब। तो बैंक को खूब मेलबाजी की, बैंक वाले नहीं सुने कि नहीं नहीं हमसे गलती नहीं हुई, ये नहीं हुई नहीं। मैंने सीधा बोला नाटक ही नहीं है, आरबीआई ओम्बड्समैन को लिख दो ईमेल, ईमेल भी नहीं, आरबीआई की वेबसाइट में ओम्बड्समैन का ये लिंक होता है। अगर तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है ना, आरबीआई ओम्बड्समैन को इस तरीके से आप वहां पे बता दो कौन सा बैंक है, जानकारी दे दो, एक आध स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, ओटीपी आता है, वेरीफाई कर लो, उसके बाद ओम्बड्समैन जो बैंड बजाता है ना, दूसरे दिन ये वाले बैंक वाले ये जो हीरोगिरी कर रहे थे ना, पैर पकड़ के सर प्लीज कंप्लेन वापस ले लो, हम करते हैं ना एडजस्ट, ठीक है कोई बात नहीं सर, वी आर देयर फॉर यू, हम करते हैं ना एडजस्ट, कर दिया। तो तुम लोग को अगर बैंक परेशान कर रहा है, अगर थोड़ी बहुत तुमने ईमेल बाजी कर ली, क्योंकि आपको उसकी डिटेल देनी होगी, सीधा ही ओम्बड्समैन के पास आप नहीं जा सकते बेटा, ओम्बड्समैन रिजेक्ट कर देगा, जाओ पहले बैंक से माथा पच्ची करो। लेकिन अगर आपने वो ईमेल ट्रेल्स दिखा दी कि देखो इतनी माथा पच्ची कर ली है, तो ओम्बड्समैन बैंड बजा देगा, बैंड की, ठीक है बैंक की। आ जाओ, redress to customer for regulated entities covered under BRIOS 2021 for grievance against credit information companies. The amendment in the scheme shall come into force with effect from, effect कब से आएगा, September 1, 2022, अगस्त में ये हुआ था, 1 सितंबर को ये इंप्लीमेंट होगा। सर ये डेट्स कैसे याद रहेंगी, बेटा ऐसे तो नहीं रहेंगी, 2 बार 4 बार आपको बोलना पड़ेगा, फिर डेट्स वाला क्वेश्चन जनरली पूछा भी नहीं जाता है, कोई एक आध आ गया तो भयंकर अनलकी हुए तो ही होगा, नहीं तो ये नहीं होगा डेट वाला। 8वीं न्यूज क्या है, आरबीआई एफआई इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंप्रूव्स इन 2022 अक्रॉस ऑल पैरामीटर। तो सर 23 यहां पे खत्म होने वाला है, आप 22 की न्यूज बता रहे हो, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2022 का, हाँ बेटा, क्योंकि 23 का अभी तक आया ही नहीं है, 23 का अभी जिस दिन तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया ही नहीं है, इसीलिए हमारे लिए लेटेस्ट कौन सा है, 22 वाला है। RBI on August 2, 2022 said that India's financial inclusion index ended improved कहां तक हो गया, 56.4 from 53.9 in previous year, with the index showing growth across all the sub indexes, the central bank said in press release। ये इंडेक्स एनुअली जनरली तो जुलाई में ही आता है, लेकिन अभी 2023 का आया ही नहीं। मैंने चेक किया था लेक्चर से पहले कि भाई क्यों पढ़ा रहे बच्चे को पुराना, जुलाई में अभी ये आया ही नहीं था इस वाले में। तो 56.4 पे आ गया 53.9 से। होता क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन की भाई कितनी जनता बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, ये वो इंडेक्स बताता है। क्लियर। 9th मेरे हिसाब से ये आरबीआई रिलेटेड आखिरी न्यूज है। आरबीआई स्टिपुलेट्स 4-tier रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जुलाई 2022 को बोला कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन शहरी, ठीक है, कोऑपरेटिव मतलब जिनका एम ही कोऑपरेशन करना है, उन बैंक के लिए ये वाली चीज लाई गई। क्या बोला गया, आरबीआई ने 19 जुलाई 2022 को प्रिस्क्राइब किया 4-tier regulatory structure for urban cooperative banks, accepting recommendation of an expert committee constituted last year to suggest changes aimed at strengthening this sector. In February last year, आरबीआई ने, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, ठीक है, विश्वनाथन आनंद नहीं करेंगे, एनएस विश्वनाथन है, टू एग्जामिन इश्यूज इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर, प्रोवाइड अ मीडियम टर्म, इसने भी कौन सा रोड मैप दिया, मीडियम टर्म रोड मैप दिया, सजेस्ट मेजर फॉर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अमंग अदर। तो एनएस विश्वनाथन याद करेंगे, 2022 में ये काम हुआ, 20 जुलाई को, 19 जुलाई का 4-tier आया, 20 जुलाई को इंप्लीमेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक्स
करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस और स्टॉक मार्केट। कुछ न्यूज़ेस है फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट की, बस ये करेंगे खत्म हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। सो NSE टू गेट सेबीज नॉट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कोई एक परमिशन मिली है। क्या परमिशन मिली है कि भाई ये सेटअप कर सकते हैं। क्या सेटअप कर रहे हैं? बहुत ही शानदार चीज। ओहो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल, ये क्या होता है? आइए देखें, सबसे पहले डेट देख लेते हैं। सर ये डेट है 23 फरवरी 2023 को NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि जाओ और एक अलग स्टॉक एक्सचेंज भी बना लो। किससे रिलेटेड? सोशल। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हुआ? सोशल। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम मार्केट रेगुलेटर सेबी टू सेट अप सोशल स्टॉक एक्सचेंज as a separate segment on its platform. The social stock exchange segment will provide new avenues. अब social नाम से ही है, मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के लिए तो है नहीं, ये किसके लिए है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के लिए। न्यू एवेन्यू फॉर सोशल एंटरप्राइजेस टू फाइनेंस सोशल initiatives, provide them visibility and bring increased transparency in fund mobilization and utilization by सोशल एंटरप्राइजेस। यानी सोशल एंटरप्राइज यानी NPO और फॉर प्रॉफिट, मतलब कुछ ऐसे भी सोशल एंटरप्राइजेस है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, लेकिन वो प्रॉफिट भी सोशल कारणों में ही वापस से लगेगा। फॉर FPE, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस that establishes its primary premises to social intent and get registered or listed on social stock exchange segment. For eligible NPO, the first step for onboarding starts with the registration on the social stock exchange segment. Post registration, NPO can initiate the fund mobilization process by issuance of instruments such as zero coupon principal. ये zero coupon, zero principal bonds है। ये क्या होता है? zero coupon, zero principal, ZCZP वाया पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। जीरो कूपन का क्या मतलब होता है? 100 रुपए की चीज ये देंगे 95 पे, ठीक है? आपसे लेंगे 95, लेकिन वैल्यू आपको देंगे 100 रुपए का। आपका जो शेयर होगा वो 100 रुपए का होगा, लेकिन देंगे आपको इनको 95 पे देना। डिस्काउंटिंग पे इशू हो जाता है। वेरी नाइस। सोशल एंटरप्राइजेस या फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस जो सोशल सेक्टर में काम करती है, वो इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। BSE ने क्या किया? सर BSE भी कर रहा है कुछ, अचीव किया है माइलस्टोन ऑफ 400 लिस्टेड कंपनीज। 400 लिस्टेड कंपनीज हो गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अक्टूबर 10, 2022 को यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल अटेंडेड द लिस्टिंग सेलिब्रेशन ऑफ द 400th कंपनी इन BSE स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। ये BSE का भी SME प्लेटफॉर्म है, जहां पे SME कंपनीज जो होती हैं वो लिस्ट हो सकती है। इन मुंबई ऑन October 10, 2022 with the listing of 8 new companies। इस समय एक साथ 8 न्यू SMEs। ये 8 न्यू कंपनीज भी कौन सी? SME। ये 8 न्यू भी SMEs ही थी जो लिस्ट हुई थी इन द एक्सचेंजेस SME प्लेटफॉर्म। द BSE SME प्लेटफॉर्म हैज अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 400 लिस्टेड कंपनीज। चलो इतना सही इसमें पॉइंट है। फिर यूनियन बजट 22-23 रिलेटेड, यूनियन बजट 22-23 रिलेटेड क्या फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड क्या क्या न्यूज है? वन ऑफ द पिलर्स ऑन विच यूनियन बजट 22-23 इज बेस्ड इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अनाउंस्ड बाय श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है। इन हर बजट स्पीच की हाइलाइट्स, बजट की हाइलाइट क्या क्या है? पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर शार्पली अप होगा 35.4% से। अमाउंट कितना? ₹7.50 लाख करोड़। कहां से? भाई 5.54 लाख करोड़। अब ये 5.54 लाख करोड़ याद भी नहीं हो, ठीक है? राउंड फिगर में 7.5 लाख करोड़ कैपिटल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगेंगे, कैपिटल इन चीजों पे लगेंगे, और ये 35.4% ज्यादा है इससे पिछले साल से। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एट, टोटली अगर देखें किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का 10.68 लाख करोड़ है 22-23 में, जो हमारे GDP का 4.1% है। 10.68 लाख करोड़।
वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन टू बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी। भाई ये गिफ्ट सिटी के बारे में सुना है क्या? नियर अहमदाबाद। गिफ्ट सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि बॉस कई सारे टैक्सेशन यहां पे नहीं लगते हैं, सर्विस सेक्टर्स तो भर भर के गिफ्ट सिटी के अंदर बैठा हुआ है, और यहां पे इनफैक्ट हमारा जो एनएससी है वो भी एक स्टॉक एक्सचेंज यहां पे स्थापित करने की सोच रहे हैं। तो गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद के पास में है, जिसको अलग से इसके लिए बनाया गया, एक्ट बनाया गया, वहां पे वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह इंस्टीट्यूशन अलाउड कर दिए। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप होगा गिफ्ट सिटी के अंदर ही, ठीक है, आर्बिट्रेशन सेंटर भी गिफ्ट सिटी फॉर द टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated। गिफ्ट सिटी में ही सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फाइनेंस रिलेटेड भी कैपिटल सेटअप होगा, ठीक। डेटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, ये चलो ठीक है कि डेटा सेंटर और पे भी अगर हम पैसा लगा रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे भी लगा रहे हैं, तो कैटेगरी कौन सी हो गई? इंफ्रास्ट्रक्चर। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड मोर देन 5.5 लाख करोड़, फैसिलिटेटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप एंड ग्रोथ इकोसिस्टम। स्टार्टअप्स में कितना पैसा लगाया इन लोगों ने? ये लोग कौन? वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी वालों ने 5.5 लाख करोड़ लगाया। मेजर्स आर टेकन टू बी टेकन अप टू स्केल अप दिस इन्वेस्टमेंट। ब्लेंडेड फंड्स टू बी प्रमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड की तरह ग्रीन बॉन्ड्स भी है, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए गए। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, आरबीआई ने किया, ठीक है, 22-23 के लिए। अनाउंस आउटले ऑफ स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ से बढ़ा के 15,000 करोड़ कर दिया। एलोकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ टू असिस्ट स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, कि 1 लाख करोड़ का एडिशनल इनको स्टेट्स को असिस्टेंस दिया जा रहा है, क्लियर। इन द इकोनॉमी 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, ओहो ये इंपॉर्टेंट है, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन मेरे को भी चाहिए, over and above normal borrowing. In 2023, states will be allowed a fiscal deficit of 4%. Gross state domestic product का 4% तक का fiscal deficit allowed कर दिया, which is 0.5% will be tied to power sector. Okay. Budget estimate 21-22 का 34.83 लाख करोड़ का हमारा टोटल बजट। रिवाइज 37 21-22 का पुराना वाला रिवाइज कर दिया, क्योंकि एक्चुअल बजट था, एक्चुअल तो अलग होते ही है। टोटल एक्सपेंडिचर 39.45 लाख करोड़ का लग रहा है। फिस्कल डेफिसिट 6.9%, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, एज अगेंस्ट 6.8, अब लग रहा है 6.9% फिस्कल डेफिसिट रहेगा, मतलब ज्यादा खर्च होगा जितना पैसा आएगा। एंड जीडीपी का ये 6.4% फिस्कल डेफिसिट रहेगा। चलो, फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशनलाइजिंग गोल्ड एक्सचेंज, गोल्ड एक्सचेंज के लिए फ्रेमवर्क, सोना वोना एक्सचेंज करेंगे। सेबी केम आउट विथ फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द गोल्ड एक्सचेंज, वेयरइन द येलो मेटल जो गोल्ड है, ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, ईजीआर। इलेक्ट्रॉनिकली आप गोल्ड की वैल्यू खरीद और बेच सकते हो। द स्टॉक एक्सचेंज desirous of trading in EGR may also apply to SEBI for approval of trading in new segment. The bourses, यानी हमारे जो exchanges है, can launch contracts with the different denomination for trading or conversion of EGR into gold. Under the new framework, the entire transaction has been divided into 3 tranches. Creation of EGR कौन create कर सकता है, trading कैसे कैसे होगी on the stock exchange, and EGR को वापस physical gold में कैसे बदला जाएगा। तो ये 3 चीज है, 3 ट्रांचेस क्या क्या आएंगे बेटा। पहले ईजीआर बनेगा कैसे, ट्रेडिंग कैसे होगी, और ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉमन इंटरफेस विल बी डेवलप्ड बाय डिपॉजिटर्स which will be made accessible to all the entities, vault managers, depositories, stock exchange and clearing corporations. Clear? इतना सा इंपॉर्टेंट। एनएससी ने एक चीज और लॉन्च कर दी, क्या लॉन्च कर दी यार, एनएससी प्राइम।
एनएससी प्राइम को लॉन्च किया गया है। एनएससी लॉन्चेस न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये क्या है भाई? एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव है एनएससी प्राइम, दैट एनएससी लिस्टेड कंपनीज को ही कैन अडॉप्ट वॉलंटरीली, मतलब अभी नॉट कंपल्सरी, वॉलंटरीली। एनएससी प्राइम इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रिस्क्राइब्स हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस for listed companies than required by regulation. Additional disclosure requirements have also been prescribed to provide for higher quality of public information and greater transparency. Listed companies that voluntarily choose to be part of NSE Prime will need to comply with predefined norms on an ongoing basis which need to be monitored by NSE. Voluntary है, जब तक voluntary है जनरली लोग इसके आगे आएंगे ही नहीं। फिर क्या आया? लॉन्च ऑफ साथी। अब ये साथी किसने लॉन्च किया? सेबीज मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर तुम स्टॉक मार्केट में हो तो क्या ये ऐप डाउनलोड कर लिया? क्या इसके बारे में पता भी था? साथी, with a view to empowering investors with knowledge about securities market, SEBI launched Sathi, SEBI's mobile app for investor education. On investors education, with the recent surge in individual investors entering the market, and more importantly, a large proportion of trading being mobile phone based, this app will be helpful in easily accessing the relevant information. The SEBI mobile app aims to create awareness. Aim क्या है? Aim देख लेते हैं. Aims to create awareness among the investors about basic concept of securities market, KYC process, trading and settlement कैसे होता है, म्यूचुअल फंड, recent market development, investor grievance अगर कोई है तो ठीक कैसे किया जाए, मैकेनिज्म के बारे में होगा. ऐप हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. एंड्रॉइड iOS वर्जन दोनों में प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. आइए अब बात करते हैं बेटा कुछ एमसीक्यूज की, जो एमसीक्यूज एग्जाम में आने की संभावना भी ज्यादा रखते हैं. आइए इन एमसीक्यूज को देखते हैं. सबसे पहला, कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने हैज रिसेंटली ब्रांडेड इटसेल्फ, जिसने अपना नाम क्या रखा है, बंधन म्यूचुअल फंड. कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने अपना नाम रिसेंटली रखा है बंधन म्यूचुअल फंड? तो इसका आंसर है बेटा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड. आंसर तुम्हारे ऑलरेडी रेफरेंस मटेरियल में मार्क्ड है, याद कर लेना. एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है ये बैक क्वेश्चन में से. तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड नाम कर लिया है. Which company has recently received in principle approval for its payment aggregator license from आरबीआई? वैसे तो और को भी मिल गया है, पेटीएम को भी मिल गया, लेकिन रिसेंटली वर्ड लिखा है. क्या वर्ड लिखा है? रिसेंटली. तो रिसेंटली तो बेटा मिला है फोन पे को. ठीक है, रिसेंटली तो फोन पे को मिला है. फिर in which of the following cities the second G20 global partnership for financial inclusion? अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला मीटिंग कहां पे? हैदराबाद में हुई थी. हैदराबाद में हुई थी ये वाली मीटिंग. एक्सिस बैंक हैज एक्वायर्ड द इंडियन कंज्यूमर बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये सिंपल सा है, सिटी बैंक का. इन्होंने इंडियन सिटी बैंक इंडिया ने अपना व्यापार एक्सिस बैंक को बेच दिया था. ये सब जो नॉर्मल न्यूज पढ़ते हैं ना उसमें से सवाल आ रहे हैं. अब देखें, which of the following statements is or are correct with regard to the amendments made by RBI on the bank locker rules? अच्छा, बैंक लॉकर रूल्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023. ठीक है, 23. क्या क्या रूल है? बैंक शुड इंश्योर दैट एनी अनफेयर टर्म्स और कंडीशंस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन देयर लॉकर अग्रीमेंट. ये तो था नॉट, कोई भी गलत अग्रीमेंट नहीं चीजें डाल सकते, टर्म्स एंड कंडीशन नियम शर्तें. Existing locker depositors are required to sign a renewal agreement before the specified. हाँ, ये भी आया हुआ है, मेरे पास भी नोटिस आया हुआ है कि सर स्टैम्प पेपर लेके आओ. ठीक है, शायद 50 रुपए का 100 रुपए का मंगा रहे हैं ये रिन्यूअल. तो ये तो है, ये तो मुझे भी पता है. All the existing locker depositors are required to furnish proof of eligibility for a renewed locker arrangement. ये भी है, ये भी मेरे टर्म्स एंड सारे ही सही लग रहे हैं. ओनली ए भी नहीं यार, सारे ही सही लग रहे हैं. तो विद दिस हमारा सेकंड जो टॉपिक था, ठीक है, जिसको मैंने पहला वन शॉट जिसका मैं लेके आया हूं फाइनेंशियल अफेयर्स का, वो खत्म हो गया है. तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है बेटा? तुमसे अब क्या एक्सपेक्टेड है? एक बार तुम लोग मेरे को सुन चुके हो, अब क्या करना है? मेक नोट्स ऑफ हाईलाइटेड पॉइंट्स. ये होमवर्क बोल लो, क्लास वर्क बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक बार मेरे साथ पढ़ लिया. अब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना बेटा, ये जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है,
इनको लिखो और इसके सामने इसका टॉपिक लिख लो, आंसर लिख लो। इससे क्या होगा, सेकंड रिवीजन अभी इस लेक्चर के बाद ही पूरा हो जाएगा। और थर्ड वाला रिवीजन मेरे साथ कब करना है, मैराथन जब मैं लेके आऊंगा। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।